नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार होंगे। साथियों, यूपी टेट एग्जाम्स के लिए हिंदी का मॉडल पेपर नंबर दूसरा है। आज हम बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर जरूर करेंगे। एक बेहतरीन मॉक टेस्ट है, शेयर जरूर करेंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अष्टछाप के कवि इनमें से कौन नहीं है। पहला क्वेश्चन है, आपके सामने बताना है कि अष्टछाप के कवि इनमें से कौन नहीं है। कुंभन दास, कृष्णदास या नाभा दास या नंददास। क्या होगा इसका राइट आंसर। अष्टछाप की स्थापना कब होती है? 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना होती है। अष्टछाप में साथ ही 8 कवियों का समूह है और इसकी स्थापना कौन करता है? तो विट्ठल नाथ गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो इसमें साथ ही नाभादास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 4 शिष्य इसमें किसके थे? तो विट्ठल नाथ के 4 शिष्य थे। और 4 शिष्य किसके थे? वल्लभाचार्य के थे। किसके थे? वल्लभाचार्य के 4 शिष्य दोनों थे। इनके 4 शिष्य मिला के 8 शिष्यों का एक समूह था जिसका नाम है अष्टछाप। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1565 ईस्वी में। कौन करता है? विट्ठल नाथ जी के द्वारा। इसमें 8 कवि हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात कर ले थोड़ा सा 8 कवि कौन कौन से हैं, तो जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं जिसमें साथी हो गए कुंभन दास। कुंभन दास के बाद साथी सूरदास एक हो गए, एक सूरदास हो गए। सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट, अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। कुंभन दास हो गए, साथ ही सूरदास हो गए। इसके अलावा कौन हो गए? परमानंद दास। परमानंद दास हो गए। परमानंद दास के बाद कृष्णदास हो गए। कृष्णदास हो गए। और विट्ठल नाथ के 4 शिष्य में हो गए नंददास हो गए, गोविंद स्वामी, जीत स्वामी, चतुर्भुज दास और ये नंददास। कुल मिला के इनके भी 4 शिष्य हो गए। जीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास मिला के कुल 4 शिष्य विट्ठल नाथ के हो गए। आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जाए उसको हम क्या कह सकते हैं? आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं, अनिर्वचनीय या सहानुभूति या रहस्य। रहस्य क्या होता है साथी? कोई गुप्त चीज होती है उसको हम कहते हैं रहस्य। क्या होती है? कोई गुप्त चीज। सहानुभूति क्या होती है साथी? दूसरों के सुख दुख। क्या होता है कि दूसरों के सुख दुख में समान एक प्रकार अनुभव करना, वही सहानुभूति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, अनिर्वचनीय। निर्वचनीय यानी वाणी के द्वारा जो व्यक्त कर सकते हैं, और अनिर्वचनीय यानी जो व्यक्त नहीं किया जा सकता। आत्म साक्षात्कार क्या होता है साथी? ये स्वयं को जानना होता है। क्या होता है? स्वयं को जानना। जानना या अनुभव करना या स्वयं के बारे में अनुभव करना आत्म साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार यानी अपने विषय के, आत्म यानी अपने स्वयं के बारे में जानने की बात होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर। उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्या उप है, उद है, अपि है या अभी है? उपसर्ग साथी क्या होते हैं? मूल शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? उद धन मेष। उद धन मेष। यहाँ का द का साथी न में परिवर्तन। न में परिवर्तन। न में परिवर्तन। और न में परिवर्तन साथी इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। उद धन मेष से बना है तो यहाँ पे उद क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। उद क्या हो जाएगा? यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? कपटी मित्र के लिए क्या होगा? दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल का दुश्मन या आबनूस का कुंदा। क्या होगा? आबनूस का कुंदा का हो जाएगा साथी बहुत काला। बहुत काला और मोटा व्यक्ति। बहुत काला और मोटा व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन यानी महामूर्ख, इसको कह सकते हैं महामूर्ख। महामूर्ख व्यक्ति कह सकते हैं। आस्तीन का सांप साथी क्या होता है? कपटी मित्र के लिए सही है आस्तीन का सांप। दांत काटी रोस्ती को कह सकते हैं गहरी मित्रता। क्या कह सकते हैं? गहरी मित्रता कह सकते हैं। पक्की मित्रता, गहरी मित्रता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। पत्रिका है जिसका नाम है आनंद कादम्बनी। पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? क्या बनारस से होता है, मिर्जापुर से, इलाहाबाद से या
लखनऊ से होता है, क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से बताएंगे। आनंद का कादम्बनी साथी कैसी पत्रिका है, तो ये एक मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है, मासिक पत्रिका है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी में प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है, मिर्जापुर से प्रारंभ होता है। और इसके जो संपादक हैं साथी कौन है, तो इसके जो संपादक हैं वो बद्री नारायण चौधरी हैं। कौन है, बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी इसके क्या हैं, संपादक हैं, आपको ध्यान में रखना है, जिसे प्रेमघन भी कहा जाता है, बद्री नारायण चौधरी है। बनारस से साथी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की 3 पत्रिकाएं हैं, जिसका प्रकाशन बनारस से होता है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी पत्रिका, इसका प्रकाशन तीनों पत्रिकाओं का बनारस काशी से होता है। इलाहाबाद से साथी हिंदी प्रदीप का प्रकाशन होता है। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है, वर्ष 1877 में इलाहाबाद से होता है। इसके जो संपादक है कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरा मैं तो चंद्र खिलौना लेहो में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है बताएंगे साथी फटाफट से। उपमा अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसमें तुलना की बात होगी, क्या होगी, तुलना या समानता की बात होगी। तो तुलना जैसे सा सी शम सरिस, ये भी शब्द का प्रयोग होगा। वाचक शब्द जैसे सा सी, यहाँ पे लिख देते हैं, सा सी शम शरिस, इन शब्दों का प्रयोग होगा। ये वाचक शब्द है, ये क्या बताते हैं, समानता तुलना बताते हैं। रूपक अलंकार साथी क्या होता है, ये एक समान, इसमें एक समान उपमेय और उपमान को एक समान मान लिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे चंद्र को क्या माना गया है, खिलौना, यानी चंद्र को ही खिलौना मान दिया गया है। और उपमेय उपमान के बीच क्या होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और ये दोनों जहां भी होंगे अपने एक दूसरे के पास में होंगे। रूपक अलंकार के उदाहरण में आपको ध्यान में रखना है, यानी उपमेय उपमान एक हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे, वहां पे रूपक अलंकार हो जाएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अभेद रहित आरोप, जैसा कहते हैं ना, अभेद रहित आरोप, चंद्र ही खिलौना मान लिया गया, चंद्र को ही खिलौना मान लिया गया। यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार आए और अलग अलग अर्थ हो, जैसे काली घटा का घमंड घटा, वहां पे यमक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में सारी संभावना व्यक्त की जाती है, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ज्यों त्यों, ये सब अगर शब्द दे, इसमें संभावना व्यक्त की जाती है। मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु, ये सब क्या होते हैं, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण होते हैं। जैसे मानो हवा के झोंक से सोता हुआ सागर जगा, ये वाली पंक्ति जो है अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से बताना है कि अशुद्ध वाक्य, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि शुद्ध, अशुद्ध, नहीं या है, कौन सा सही है। तो यहाँ पे पूछा है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। वृक्ष पर कोयल कूक रही है, परशुराम की क्रोधाग्नि में, परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, खेतों में लंबी लंबी घास उग आई है, भक्तों की सेना जा रही है। तो यहाँ पे आप लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे, ऑप्शन डी वाला साथी, भक्तों की सेना। सेना का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, राजाओं के लिए। देश की जो सेना होती है, राजाओं की जो सेना होती है, उसके लिए हम सेना, सैनिकों के दल को कहते हैं। बट यहाँ पे भक्तों की क्या होगी, मंडली, भक्तों की साथी क्या होगी, मंडली। अगर यहाँ पे होता तो ज्यादा सही सटीक अर्थ हो जाता, तो ये सही हो जाता। भक्तों की मंडली जा रही है, ये एकदम करेक्ट हो जाता, लेकिन भक्तों की सेना जा रही है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा शुद्ध वर्तनी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। घोंसले में चिड़िया है, वाक्य में कौन सा कारक है। घोंसले में चिड़िया, क्या संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है या संबंध कारक है। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को का अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। जब किसी के लिए कुछ किया जाए या जब किसी को कुछ दिया जाए तो वहां पे संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे मोहन के लिए चाय लाओ, तो मोहन के लिए वहां पे संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ। अपादान कारक का चिन्ह होता है से किसको दर्शाता है, अलगाव को दर्शाता है, भय डर तुलना को दर्शाता है। तो वहां पे अपादान, मोहन किससे सुंदर है, सुरेश से सुंदर है, मोहन सुरेश से सुंदर है, यानी एक प्रकार से हम तुलना कर रहे हैं, वहां पे अपादान कारक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, सी वाला हो जाएगा अधिकरण कारक। इसका जो चिन्ह होता है में और पर होता है। यह साथी क्रिया के स्थान या समय का बोध कराता है। चिड़िया कहाँ पे है, चिड़िया घोंसले में, क्या है, चिड़िया है घोंसले में, एक स्थान की बात कर रहा है, घोंसले में चिड़िया कहाँ है, घोंसले में है, ये स्थान का बोध हो जाएगा।
एक प्रकार से यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। संबंध कारक क्या होते हैं, ये क्या होते हैं साथी, जैसे का, इसके जो कारक चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये दो पदों के बीच संबंध बताते हैं। जैसे राम की किताब, मोहन की पुस्तक, मोहन की गाड़ी, ये सब क्या होते हैं, दो पदों के बीच संबंध बताते हैं, संबंध कारक कहलाते हैं। कारक कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। कारक कुल कितने होते हैं, तो कारक कुल 8 प्रकार होते हैं। कारक के जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम परसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग के अंतर्गत आता है, आपको बताना है कौन सा प्रकार है विकारी विकारी का। तो बुद्धिहीन, बुद्धि और हीन दो अलग अलग शब्द हैं। और यहाँ पे साथी क्या है, क्या यह किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है। संज्ञा वही शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराए, तो यह किसी का नाम नहीं है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो ये भी नहीं है। यह, वह, जो, सो, ये सब सर्वनाम होते हैं। विशेषण, विशेषण के बाद हम एक शब्द लिख सकते हैं, जैसे बुद्धिहीन व्यक्ति। व्यक्ति कैसा है, बुद्धिहीन। व्यक्ति कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है। व्यक्ति, व्यक्ति कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है। और जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। और ये कौन सा विशेषण है साथी, व्यक्ति की गुण की विशेषता बताई जा रही है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, बाकी क्रिया तो है ही नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाषा जब आप सीखते हैं तो मेन एम, मेन उद्देश्य आपका क्या होता है, प्रत्येक परिस्थिति में अपनी बात कह पाना, क्या यही भाषा का उद्देश्य है। दूसरे की बात को हूबहू समझ पाना, क्या यही भाषा का उद्देश्य है। भाषा के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, जब आप भाषा सीखते हैं तो क्या केवल व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करते हैं। या ऑप्शन डी हो जाएगा, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। जब आप भाषा सीखते हैं, जब आप भाषा सीखते हैं साथियों, उस स्थिति में आप प्रत्येक स्थिति में अपनी बात कह सके। भाषा आप तभी सीखते हैं जब अपनी बात को कह पाएंगे, तभी आपको भाषा प्रॉपर तरीके से आती है। उस केस में जब दूसरों की बात को भी समझ सकते हैं, उस केस में भी भाषा आपके काम में आती है। तो भाषा सीखने की कई सारे उद्देश्य होते हैं, जो ऑप्शन डी में विभिन्न परिस्थितियों में भाषा के प्रभावी, प्रभावी का मतलब बात कहना और समझना दोनों आता है, तो उस केस में हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, क्या अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्विगु समास है, या कर्मधारय समास है। समास के कुल कितने भेद हैं, तो समास के कुल 6 भेद हैं। समास के कुल 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, पहला पद अव्यय, बहुत जरूरी है, पहला पद अव्यय होना चाहिए। और जो पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, ये सब क्या है साथी, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यथाशक्ति, जैसी आपकी शक्ति हो। यथा यानी जिस प्रकार, यथा क्या है, एक प्रकार का अव्यय है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसके अलावा इसमें कारक विभक्ति का लोप प्रधान, कारक विभक्ति का लोप होता है। इसके कुल 6 भेद होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे चवन्नी, अठन्नी, तिराहा, चौराहा, ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। कर्मधारय समाज में विशेषण की विशेष से तुलना की जाएगी, विशेषता बताई जाएगी। नीला, कमल, चंद्र, मुख, ये सब क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। इनमें से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव संस्कृत का हिंदी रूपांतरण जो शब्द होते हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं, जो हिंदी में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे बताना है भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। मछली का तत्सम रूप क्या होता है साथी, मत्स्य होता है। क्या होता है, मत्स्य होता है। मस्तक का तद्भव क्या हो जाएगा, माथा। अग्नि का तद्भव आग। भ्रमर का साथी क्या हो जाएगा, भौरा। भ्रमर का क्या हो जाएगा, भौरा हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। तेरी बरछी ने बर छीने खल के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, क्या रूपक है, अनुप्रास है, या श्लेष है, या अमक अलंकार, यमक अलंकार है। क्या साथी यहाँ पे कोई अभेद रहित आरोप है, क्या अभेद रहित आरोप है, क्या उपमेय उपमान को एक कर दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। रूपक अलंकार नहीं हो सकता।
क्या यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति दिख रही है? अनुप्रास अलंकार नहीं हो सकता। क्या एक अर्थ अनेक शब्दों के साथ चिपके हुए हैं? तो ये भी नहीं है, तो यहाँ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे बरछी और बरछी साथी दो शब्द आए हैं, दोनों बार इसके अलग अर्थ हैं, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। पहली बरछी का अर्थ है साथी हथियार। पहली बरछी का अर्थ क्या होगा इसका? हथियार। हथियार से है, जो धारदार हथियार होते हैं उनसे है। और बर का अर्थ हो जाएगा एक प्रकार से योद्धा। एक प्रकार से योद्धा होते हैं। जब शिवाजी युद्ध में जाते हैं तो उनके हथियार के द्वारा, यानी उनके तेरी बरछी यानी उनके जो हथियारों के द्वारा, जो यहाँ पे खलन यानी एक प्रकार से जो दुष्ट होते हैं, दुष्टों के जो वर हैं, श्रेष्ठ योद्धा है, उनके प्राण छीन लिए जाते हैं। उस केस में इस पंक्ति की रचना की गई। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खल के। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे कम प्रभावी तरीका कौन है? सबसे कम, सबसे लोवेस्ट तरीका कौन सा है? क्या कहानी लिखना, किसी घटना का वर्णन करना, या श्रुति लेख जिसे डिटेक्शन कहते हैं, या अगला है चित्र देखकर कहानी कविता लिखना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रुति लेख, यानी एक प्रकार से आलेख। जब आप कोई चीज बोलते हैं तो डायरेक्ट उसको नोट डाउन करते हैं, उसमें बच्चा केवल क्या करता है? लिखने की क्रिया करता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। तपस्वी का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपस्वी का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तपस्वी का हो जाएगा तपस्विनी, कवि का हो जाएगा कवित्री, गुरु का हो जाएगा गुरुवाइन। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे आपको ध्यान देना है कौन सा है और नहीं क्या पूछा है, इसको आपको अच्छे से देखना है, तभी आंसर देना है। तो बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो द जो वाले शब्द होते हैं, सभी जो लास्ट में द आते हैं, वे सभी जलद, नीरद, तोयद, वारिद, ये सब बादल के पर्यायवाची है। लेकिन साथ ही वारिधि, धी यहाँ पे आ जाएगा, वो किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? समुद्र के। धी यानी समुद्र के पर्यायवाची हो जाएगा। वारिधि हो गया, जलधि हो गया, जलधि, तोयधि क्या हो जाएगा? तोयधि, सागर क्या हो जाएगा? सागर, सिंधु, रत्नाकर, उदधि, पयोधि, ये सब धी वाले सभी समुद्र के पर्यायवाची हो जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? ये आपको बताना है। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? क्या शांत रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, या श्रृंगार रस है? रस के कुल कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। वहीं पे बात करें अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है मूल रूप से। अगर आपसे पूछी जाए कुल कितनी होती है, तो वर्तमान में 11 है, 2 की वृद्धि हुई है। रस के अगर आपसे अंग पूछे जाए तो रस के कुल 4 अंग होते हैं। पहला अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होता है। यहाँ पे उत्साह यानी वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है साथी मेरे? उत्साह होता है। शांत रस का निर्वेद होता है अस्थाई भाव, रौद्र रस का होता है क्रोध, और श्रृंगार रस का होता है रति या प्रेम। रति या प्रेम होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन शामिल किए जाते हैं? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन शामिल किए जाते हैं? तो क्या कंठ वर्ण के सभी, या मूर्धन, तालव्य या दंत? कंठ से जो उच्चरित होते हैं, कंठ वर्ण में जो शामिल होने वाली ध्वनियां हैं उच्चरित होने वाली, सभी हैं। क वर्ग के जो सभी व्यंजन हैं, क, ख, ग, घ, अंग। इसके अलावा ए से आ, ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए आ सॉरी ए आ, है और विसर्ग, है और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो कंठ से होता है। कंठ के अंतर्गत ये सभी ध्वनियां आती हैं। वहीं पे बात करें मूर्धन के अंतर्गत, तो ट वर्ग के जो सभी व्यंजन होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़, इसके अलावा री से ऋषि, र और श, उच्छिप्त व्यंजन जिसे द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन कहते हैं, इसके भी 2 व्यंजन आते हैं, अढ और अढ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट वर्ग साथी मूर्धन्य
के अंतर्गत आता है। तालव्य की बात कर ले थोड़ा सा। तालव्य के अंतर्गत च वर्ग के सभी व्यंजन, च वर्ग के सभी व्यंजन, छोटी ई, बड़ी ई, य और स, ये सभी वर्ण तालव्य के अंतर्गत आते हैं। दंत की बात करें तो त वर्ग के सभी व्यंजन, प्लस में आ जाएंगे ल और श, ल और छोटा स, ज, ये साथी नवीन विकसित ध्वनि है, इसका भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंधेरी नगरी नाटक के प्रसिद्ध लेखक कौन है? क्या प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी या जयशंकर प्रसाद? बताना है अंधेरी नगरी। आपसे पूछा जाए साथी भारत दुर्दशा, अगर आपसे पूछ दिया जाए भारत दुर्दशा या सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र पूछ दिया जाए, या आपसे पूछा जाए नील देवी, नील देवी, या चंद्रावली, चंद्रावली पूछा जाए, या वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, या आपसे पूछा जाए सती प्रताप, सती प्रताप, ये सब नाटक, अंधेरी नगरी, ये सब किसके नाटक है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है। ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे हम बात करें थोड़ा सा हरिकृष्ण प्रेमी के बारे में। इनके जो प्रसिद्ध नाटक है जिनका नाम है रक्षा बंधन, रक्षा बंधन, ये किसका नाटक है? तो हरिकृष्ण प्रेमी का है। शिवा साधना, शिवा साधना, और साथ ही क्या हो जाएगा? प्रतिशोध, और क्या हो जाएगा? प्रतिशोध, यह प्रसिद्ध नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी की। जयशंकर प्रसाद के जो प्रसिद्ध नाटक है जिसमें साथी आता है अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु आ जाता है, ध्रुव सौमनी आ जाता है, ध्रुव सौमिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब नाटक किसके अंतर्गत आते हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। प्रताप नारायण मिश्र के जो प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है कली कौतुक, कली कौतुक हो गया, कली कौतुक, हठी हमीर, हठी हमीर, और क्या हो जाएगा? हरिकृष्ण, ये सब नाटक किसके हैं? प्रताप नारायण मिश्र के हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, घृणा शब्द का सही विलोम क्या होगा? घृणा एक प्रकार से नफरत जिसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम। नफरत का भी विलोम क्या होगा साथी? प्रेम हो जाएगा। और हिंसा का क्या विलोम हो जाएगा? अहिंसा। हिंसा का क्या हो जाएगा? अहिंसा विलोम हो जाएगा। कुछ विलोम शब्द और पर्यायवाची आपको आसानी से अच्छे से पढ़ के जाना है। द्विज शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? किस विकल्प में नहीं है? द्विज का अर्थ कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। क्या ब्राह्मण हो गया, पक्षी हो गया, दांत हो गया, या विदेह हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दांत का 2 बार जन्म होता है, पक्षी का 2 बार, एक बार अंडे में, एक बार अंडा जब फूटता है, ब्राह्मण एक बार साथी जब पैदा होता है, एक बार जब जनेऊ धारण करता है, तो इसका तीनों राइट आंसर हो जाएगा एबीसी। बट लेकिन यहाँ पे विदेह नहीं होगा, जो शरीर के बंधन से क्या हो साथी? मुक्त हो, उसको कहते हैं विदेह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बिहारी मुख्य रूप से किस काल के कवि माने जाते हैं? बिहारी मुख्य रूप से किस काल के कवि माने जाते हैं, ये आपको बताना है, फटाफट से बताएंगे। तो साथी बिहारी जो है ये रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। रीतिकाल को 3 काव्य भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। और जो बिहारी जी हैं साथी रीति सिद्ध कवि हैं। कैसे कवि हैं? रीति सिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध शाखा के कवि हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनके एक ही प्रमाणिक ग्रंथ पाए गए हैं जिनका नाम है बिहारी शतसई, बिहारी शतसई। साथ ही इसमें दोहों की संख्या को लेकर विद्वानों में मत है। कोई 713 दोहे मानते हैं तो कोई 719 मानते हैं, लेकिन ज्यादा मान्यता है 713 की। भक्ति काल को क्या कहा जाता है? बताएं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। बिहारी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए सेनापति हो गए, रस सेनापति, सेनापति, रसनिधि, रसनिधि, ये सब रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, वह व्यंजन किस प्रकार का व्यंजन है? वह
किस प्रकार का व्यंजन, क्या ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ है, संयुक्त है या महाप्राण है? महाप्राण साथ ही प्राणत्व के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। जो दूसरा और चौथा वर्गीय व्यंजन के वर्ण होते हैं जिसे ख और घ, दूसरा और चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में जो व्यंजन आते हैं, कौन कौन से व्यंजन ऊष्म में आते हैं? श, श और है, ये चारों। उसके अलावा साथ ही उत्क्षिप्त व्यंजन का अढ, उत्क्षिप्त व्यंजन का अढ भी इसमें आता है, तो कुल मिला के 15 होते हैं इनकी संख्या। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? क्षेत्र, ये और श्र, ये कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, कौन कौन से? यर, लव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। वह किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। य और व को क्या कहते हैं साथी? य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके स्क्रीन पर। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचयिता कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, आपको बताना है साथी। जीएस का क्वेश्चन हो जाएगा। इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, जैसे क्या नाम है साथी? सत्य का प्रयोग, सत्य के प्रयोग हो गया, हिंद स्वराज हो गया, हिंद स्वराज हो गया, ये सब किसकी रचना है? महात्मा गांधी के। राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो राजा राम मोहन राय ने। सत्यार्थ प्रकाश, इस ग्रंथ की रचना वर्ष 1875 में होती है। कौन करता है? स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो साथी इन्होंने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनकी जो बुक का नाम है, जिसका नाम है राजयोग, कर्मयोग, ध्यान योग, ये सब बुक है स्वामी विवेकानंद। आपको कमेंट में बताना है कि राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे है। नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे के पास भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। अतः विद्यालय में हिंदी शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को व्याकरणिक नियम रटवाना चाहिए। साथ ही नियम रटवाने की जहाँ पे बात आती है, ये हमेशा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश यानी रिच लैंग्वेज एनवायरनमेंट उपलब्ध कराना चाहिए। बच्चों को अधिक गृह कार्य दे देना चाहिए, ये भी हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। बच्चा यानी भाषा सीखने की प्रक्रिया को पूरी तरह से बच्चों पे छोड़ देना चाहिए। तो आपका क्या रोल हो जाएगा? क्योंकि आपका शिक्षक का रोल है, तो आपको क्या करना है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश एक प्रकार से उपलब्ध कराना चाहिए हिंदी के शिक्षक को भाषा सीखने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन हमारा पठित गद्यांश है। अब पठित गद्यांश से आपको इस गद्यांश से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इससे ही आपको आंसर देना है। तो चलो फटाफट से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम गद्यांश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे दिया है, शिक्षा केवल साक्षरता नहीं है बल्कि यह मनुष्य के भीतर छिपी हुई मानवीय भावनाओं और क्षमताओं का विकास है। सच्चा शिक्षित व्यक्ति वही है जो अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करे, वही क्या है? सच्चा शिक्षित है। आज के युग में केवल किताबी ज्ञान अर्जित कर लेना ही पर्याप्त नहीं रह गया, बल्कि नैतिक मूल्यों का होना भी क्या है? अति आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के पास उच्च डिग्रियां हैं तो लेकिन उसके भीतर परोपकार और दया और सहिष्णुता की भावना नहीं है, तो साथ ही उसकी शिक्षा कैसी मानी जाएगी? अधूरी मानी जाएगी। समाज को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, देश की प्रगति में अपना निस्वार्थ योगदान दे। और प्राचीन काल में हमारी शिक्षा पद्धति में चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था, जिसे आज पुनः अपनाने की सख्त जरूरत है। हमने पढ़ लिया।
अब फटाफट से हम क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है साथी, गद्यांश के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या है? तो सच्ची शिक्षा गद्यांश के अनुसार क्या है, मैंने वहां पे कुछ चीजें लाइन की अंडरलाइन करी हुई थी। यहाँ पे दिया हुआ है कि सच्चा शिक्षित व्यक्ति वही है जो क्या करे साथी, ज्ञान का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए। तो अच्छी शिक्षा यानी सच्ची शिक्षा का वही मतलब है जो क्या हो, अपने ज्ञान का प्रयोग, अपने ज्ञान का प्रयोग समाज कल्याण के लिए करे। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। धन कमाना या उच्च डिग्रियां या किताबी ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन था, व्यक्ति की शिक्षा को अधूरी कब माना जाता है? व्यक्ति की शिक्षा को अधूरी कब माना जाता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे व्यक्ति की शिक्षा को अधूरी कब माना जाता है। उसकी शिक्षा अधूरी कब मानी जाती है? समाज को ऐसे वहां पे जब उसके भीतर परोपकार और दया और सहिष्णुता की भावना अगर नहीं होगी तो उसकी शिक्षा कैसी मानी जाएगी? अधूरी मानी जाएगी। हम फटाफट से चल लेते हैं भैया। व्यक्ति की शिक्षा जब उसके भीतर क्या हो, दया, परोपकार और नैतिक मूल्यों का अभाव हो, ऑप्शन नंबर बी, तब उसकी शिक्षा कैसी मानी जाएगी? अधूरी मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको साथ ही बताना है इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पर धन उपकार। र में साथी अ का मेल किससे हो जाएगा? ऊ से हो जाएगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। और ऊ किसके अंतर्गत आता है? गुण संधि के अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी, संधि हो जाएगी, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, गद्यांश में प्रयुक्त निस्वार्थ शब्द का सही विलोम क्या होगा? निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ के, तो इसका हो जाएगा स्वार्थी। यानी आप किसी की सेवा करते हैं यानी निस्वार्थ है। तो स्वार्थी यानी जो मतलबी हो, स्वार्थ जिसका खुद स्वार्थ हो, क्या हो, स्वार्थी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? स्वार्थी। वहीं पे बात कर लेते हैं परमार्थ। परमार्थ का विलोम भी क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा। परमार्थ यानी दूसरों का, एक प्रकार से दूसरों पर उपकार करने वाला होता है परमार्थ। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, इसका भी स्वार्थी हो जाएगा। कृतज्ञ यानी जो उपकार न मानता हो, तो कृतज्ञ इसको हो जाएगा कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी जो उपकार मानता हो उसको कृतज्ञ से कृतज्ञ कहते हैं। समझ में आया? परोपकारी होता है जो परोपकार करता है, उपकार करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण शब्द में कौन सा समास है? क्या व्यय भाव है, द्विगु है, तत्पुरुष है या बहुव्रीहि समास है? तो चरित्र निर्माण का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? चरित्र का निर्माण। का आ जाएगा और उसमें आता है का यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में साथ ही संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास से कुल 6 भेद होते हैं। का साथी क्या है? ये विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्ह को क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होना चाहिए। द्विगु समास में क्या होना चाहिए कि दोनों पद प्रधान होने चाहिए। बहुव्रीहि में तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, जैसे लंबोदर, जैसे गजानन, जैसे हो गया त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, ये सब क्या है? बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथी, तो बताएंगे आपकी जो मॉडल पेपर आज हमारा दूसरा था, यहाँ पे तो मॉडल पेपर नंबर यहाँ पे दूसरा होगा। पीछे देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो मॉडल पेपर हमारा दूसरा है। जो मॉडल पेपर दूसरा है, आपके 30 में से कितने स्कोर बने हैं? नॉर्मल एवरेज मॉडल पेपर था, बहुत हार्ड नहीं था साथी, मीडियम लेवल था। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, चालू होते ही ज्वाइन करिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट एक प्यारा सा और एक छोटा सा शेयर काम कर देंगे, जिससे कि सभी साथियों को ये क्लास मिल जाए। थोड़ा सा क्लास का रीच भी पहुंचेगा और आप सभी साथियों के लिए भी क्या है, ये बढ़िया और रामबाण साबित होने वाली क्लास हो जाएगी। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहनों।